चलिए, तो 11th क्लास का इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा लास्ट क्लास तक वो था ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, और उसके इम्पोर्टेंस हमने पढ़ लिए थे कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आज से हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, ये है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो अभी हम ले रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, अब गैसेस के बारे में एक थ्योरी प्रपोज्ड की गई और उस थ्योरी को बोल दिया गया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इससे पहले तक साइंटिस्ट ने ये सब स्टडी कर लिया कि जब प्रेशर को हम चेंज करते हैं तो गैस में क्या चेंज आ रहा है, टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं तो क्या चेंज आ रहा है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स में क्या फ़र्क पड़ता है, या गैस कैसे बिहेव करती है। ठीक है, तो इन्हीं सारे बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करने के बाद एक मॉडल प्रपोज किया गया, एक मॉडल प्रिपेयर किया गया, जिसको ये बोला गया कि इट इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इस थ्योरी के कुछ मेन पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, तो हम उन पोस्टुलेट्स की पहले बात कर लेंगे कि ये थ्योरी गैसेस के लिए क्या क्या पोस्टुलेट्स देती है। ठीक है, 6 या 7 पॉइंट होंगे, हम उसकी बात करते हैं। ठीक, तो अभी हम अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम क्या बोल रहे हैं कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ गैसेस के ऑब्जर्व बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए अ मॉडल वॉज प्रिपेयर्ड which is known as काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो जो मॉडल प्रिपेयर किया गया गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको बोल दिया गया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, ये थ्योरी किन किन पॉइंट के बेसिस पर काम कर रही है या क्या क्या बोला गया इस थ्योरी में, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये बोला गया कि जितनी भी गैसेस होती हैं वो सारी की सारी बहुत छोटे छोटे आइडेंटिकल या एक जैसे पार्टिकल से मिलकर बनी है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया कि ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ extremely small identical particles। ठीक है, जितनी भी गैसेस हैं उनके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं और वो उसी से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोला, द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय वन अनदर बाय लार्ज डिस्टेंस, है ना। द मॉलिक्यूल्स are separated by one another by large distance। इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, थर्ड पॉइंट में ये बोला गया कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या जितने भी पार्टिकल्स हैं गैसेस के अंदर, ये सारे के सारे कांस्टेंट रैंडम मोशन शो करते हैं हर डायरेक्शन में। ठीक है, क्या है, द मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट बोला गया। फोर्थ में ये बोला गया कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि कांस्टेंट रैंडम मोशन दे रहे हैं तो ये एक दूसरे से टकराते हैं या कोलाइड करते हैं।
लेकिन ये जो कोलिजन होता है ये परफेक्टली इलास्टिक होता है। अब यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है कि यहाँ पर कोई एनर्जी का गेन या कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है। पार्टिकल टकराते हैं, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन करते हैं, देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर, है ना, दैट मीन्स नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या बोला गया कि नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें या ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करें और ऑर्डिनरी प्रेशर की बात करें तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एट नॉर्मल या क्या लिख लें, ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। सिक्स पॉइंट बोला गया कि जो प्रेशर एग्जर्ट होता है गैस के द्वारा, वो प्रेशर तब होता है जब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंटेनर की वॉल से टकराते हैं। ठीक है, द प्रेशर exerted by the gas is due to the collision of molecules on the walls of container। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंटेनर की वॉल से टकराते हैं तो वहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट ये बोला गया है इसके अंदर कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी गैस मॉलिक्यूल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली proportional to the absolute temperature। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पहले भी पढ़ा हुआ है, नहीं पता आपको तो आप इसको ढूंढें, आपको एनसीईआरटी बुक में बहुत आसानी से मिलेगा। ठीक है, कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम किसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो ये 7 पॉइंट थे जिन पॉइंट के ऊपर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस बेस्ड है। ठीक है, ये थ्योरी गैसेस के बारे में हमको इतनी इन्फॉर्मेशन दे रही है। क्या क्या बोला हमने, गैस जो है वो छोटे छोटे आइडेंटिकल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस से सेपरेट है। ठीक है, तीसरा हमने बोला कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं हर डायरेक्शन में। उसके बाद हमने बोला फोर्थ में कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर मॉलिक्यूलर कोलिजन होता है, एक दूसरे से टकराते हैं जो कि परफेक्टली इलास्टिक है, दैट मीन्स कि देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। उसके बाद हमने बोला कि नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। सिक्स्थ में हम बोल रहे हैं कि क्योंकि मॉलिक्यूल्स फ्री मोशन में है और वॉल से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो उस वजह से गैस जो होती है वो एक्सर्ट करती है क्या, प्रेशर। और लास्ट में हमने बोला कि अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें और पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है चीज़। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस की। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ रियल गैस एंड डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, बिहेवियर ऑफ रियल गैस। ठीक है, इसी के अंदर हम पढ़ लेंगे क्या, डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं इसके अंदर कि हमारे पास एक इक्वेशन हमने पीछे पढ़ी, दैट इज़ पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन जिसको हमने बोला था।
तो अगर मैं PV इक्वल्स टू nRT की बात करता हूँ तो ये क्या है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। कोई भी गैस अगर टेम्परेचर और प्रेशर की हर स्केल पर, है ना, किसी भी टेम्परेचर या किसी भी प्रेशर की स्केल पर इस इक्वेशन को फॉलो करता है कि प्रोडक्ट ऑफ PV इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ nRT, तो उसको हमने क्या बोल दिया, आइडियल गैस। क्लियर है। और अगर कोई भी गैस ऐसी है जो PV इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू nRT, PV नॉट इक्वल टू nRT की इक्वेशन को फॉलो करता है तो उसको हम बोलते हैं रियल गैस। क्लियर है चीज़, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसके बाद। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि कोई भी गैस जो PV इक्वल्स टू nRT इक्वेशन को फॉलो करती है वो हो गई आइडियल गैस। और अगर कोई भी ऐसी गैस है जिसमें PV इक्वल्स टू nRT नहीं होता है, उस गैस को हम बोल रहे हैं रियल गैस। ठीक है। अब अगर हम नेचर वाइज बात करें तो दुनिया की जितनी भी गैसेस हैं वो जनरली क्या होती है, रियल गैस। ठीक है, उसको हम आइडियल नहीं बोलते हैं, लेकिन अंडर सर्टन कंडीशंस कोई भी रियल गैस जो होती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम इक्वल्स टू nRT हर गैस के लिए हो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आइडियल गैसेस नहीं है। सारी गैसेस क्या है, रियल गैसेस हैं, बट अंडर सर्टन कंडीशंस हम रियल गैसेस को आइडियली बिहेव करवा सकते हैं। अब अगर हम भी बोल रहे हैं कि सारी गैसेस रियल गैसेस है, दैट मीन्स दे आर नॉट फॉलोइंग PV इक्वल्स टू nRT। दैट मीन्स कि या तो PV का प्रोडक्ट nRT से बड़ा होगा या PV का प्रोडक्ट nRT से छोटा होगा। दैट मीन्स कि PV या तो लेस देन होगा nRT, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ PV विल बी ग्रेटर देन nRT। और इस दोनों केस में क्या हो जाएगा, इसको हमने क्या बोल दिया, डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अगर ऐसा कुछ निकल कर आता है कि PV का प्रोडक्ट जो है वो nRT से छोटा है या PV का प्रोडक्ट nRT से बड़ा है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, अब इस पूरे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं दो चीज़ें यहाँ से निकाल सकता हूँ। पहली मेरे पास क्या आई कि वो सारी गैसेस जो जनरल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT को फॉलो कर रही है हर टेम्परेचर और प्रेशर पर, उसको हम बोल रहे हैं आइडियल गैस या परफेक्ट गैस। क्या बोला, अ गैस विच obeys the general gas equation, which obeys the general gas equation and other gas laws at all temperature and pressure is called ideal गैस और परफेक्ट गैस। उसको हम क्या बोल रहे हैं, आइडियल गैस या परफेक्ट गैस। क्लियर है चीज़। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट बोला। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में हमारे पास क्या आया कि द गैसेस विच डज नॉट ओबे द जनरल gas equation and other gas laws at all temperature and pressure is called, क्या बोल देंगे इसको अपन, रियल गैस और नॉन आइडियल गैसेस, नॉन आइडियल गैसेस। ये क्लियर हो गई चीज़, है ना। तो गैसेस को अगर PV इक्वल्स टू nRT फॉलो हो रहा है तो हम उसको परफेक्ट गैस या आइडियल गैस बोल रहे हैं, और अगर PV इक्वल्स टू nRT फॉलो नहीं हो रहा है, PV का प्रोडक्ट nRT से बड़ा या nRT से छोटा आता है, तो उस केस में आइडियल बिहेवियर से गैस डिविएट कर गई, चेंज हो गई, एंड दैट इज़ कॉल्ड नॉन आइडियल गैसेस और रियल गैसेस। ठीक है, अब यहाँ पर अपन एक नोट लिख लेते हैं। ठीक है, नोट में हम ये बोल रहे हैं कि रियल gas can behave ideally at very low pressure and high temperature। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रखें और प्रेशर को बहुत कम रखें तो उस कंडीशन में जो रियल गैस होती है वो आइडियली बिहेव कर सकती है।
तो नोट में हमने बोल दिया कि रियल गैसेस जो होती हैं वो आइडियली बिहेव कर सकती हैं जब हम टेम्परेचर को बहुत हाई कर दें और प्रेशर को बहुत लो कर दें। तो ये हमने इतनी बात की, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट से मैंने यहाँ लिख दिया है, उसकी बात कर लेते हैं। हमने ये बोला कि जो बिहेवियर होता है रियल गैस का और आइडियल गैस का, अगर मुझे उसको कंपेयर करना है और देखना है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन PV एंड P। अगर प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट और प्रेशर के बीच में मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो मैं बहुत आसानी से बता सकता हूं कि आइडियल बिहेवियर और रियल बिहेवियर में कितना डिफरेंस है ना। मैंने एक ग्राफ बनाया जहां पर x एक्सिस पे मैंने P ले लिया और y एक्सिस पे मैंने PV लिया, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। अगर मेरी गैस आइडियल है, दैट मीन्स इट इज़ फॉलोइंग PV इक्वल्स टू nRT, तो मुझे हर गैस के लिए जो कर्व मिलेगा वो स्ट्रेट मिलेगा, है ना। मतलब प्रेशर बढ़ाते भी जाऊँगा तब भी PV की वैल्यू जो होगी दैट विल बी सेम। लेकिन अगर मेरी गैस आइडियल नहीं है, इट इज़ अ रियल गैस, तो हमेशा मुझे डिविएशन मिलेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर रियल गैस होती है तो उस केस में प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट nRT के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के लिए बनाया है। तो हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस के लिए लाइन ऐसी सीधी जा रही ऊपर की तरफ बढ़ती हुई टर्म्स में, इस लाइन आइडियल बिहेवियर के ऊपर, तो ये पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है। CH4 मीथेन और CO कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए पहले प्रेशर बढ़ने के साथ डिविएशन नीचे आया नेगेटिव और फिर आगे बढ़कर पॉजिटिव। क्लियर है। तो इस ग्राफ पे हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। और इस पूरी कंडीशन में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, ठीक। अब अगर मुझे इस डिविएशन को, मेरी जो रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर से कितना डिविएट होती है, कितना चेंज दिखाती है ना, उसको अगर मुझे मेजर करना है तो उसको मेजर करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि मैं एक ग्राफ प्लॉट कर लूँ। अ सिंपल वे टू स्टडी द डिविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज़ टू प्लॉट अ ग्राफ, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पर एक ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ये ग्राफ किसके बीच में बन रहा है, PV अपॉन nRT एंड P के बीच में। PV बाय nRT और P के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो मैं डिविएशन को बहुत आसानी से स्टडी कर सकता हूँ। इस कंडीशन में PV अपॉन nRT जो है, इट इज़ कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विच इज़ डिनोटेड बाय Z। ये Z हमको बताता है कि मेरी जो गैस है वो कितनी आसानी से कंप्रेस हो सकती है, या कंप्रेस होगी कि नहीं होगी, या फिर उसको कंप्रेस होने में डिफ़िकल्टी आएगी। क्लियर है चीज़, है ना। अब टेम्परेचर की हर स्केल और प्रेशर की हर स्केल पे अगर कोई गैस आइडियल है तो उसके लिए Z की वैल्यू 1 होती है। फॉर आइडियल गैसेस Z इज़ 1 अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी टेम्परेचर या किसी भी प्रेशर पर हम बात करें तो Z जो है वो हमेशा क्या मिलेगा मेरे को, 1। दैट मीन्स PV बाय nRT विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मैं nRT को यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो PV विल बी इक्वल टू 1 इंटू nRT, दैट इज़ PV इक्वल्स टू nRT। और यही हमने यहाँ पढ़ा कि अगर मेरी गैस आइडियल गैस है तो वो क्या फॉलो कर रही है, PV इक्वल्स टू nRT। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर आइडियल गैस होती है तो उसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमेशा क्या आएगा, Z, है ना। और वो Z की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1। अब अगर मेरी गैस आइडियल गैस नहीं है एंड इट इज़ अ रियल गैस, दैट मीन्स कि वो आइडियल बिहेवियर से डिविएशन शो कर रहा है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती। और 1 नहीं होने का मतलब क्या है कि या तो 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी, ठीक है। तो दो चीज़ें निकल कर आती है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज़ क्लियर दैट Z कैन हैव वैल्यू ग्रेटर दैन 1 और लेस दैन 1, ठीक है। और फिर दो पॉइंट है कि अगर Z की वैल्यू लेस दैन 1 होती है तो उसको हम नेगेटिव डिविएशन बोलते हैं, और उस कंडीशन में गैस को कंप्रेस करना आसान होता है, ठीक है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि Z की वैल्यू जो है इट इज़ ग्रेटर दैन 1 तो उसको हमने पॉजिटिव डिविएशन बोला, और उस केस में गैस को कंप्रेस करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो ये हुआ मेजरमेंट ऑफ डिविएशन इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, दैट इज़ Z। आइडियल गैस के लिए Z इज इक्वल टू 1, रियल गैसेस के लिए Z इज़ नॉट इक्वल टू 1, दैट मीन्स इट कैन बी ग्रेटर दैन 1 और इट कैन बी लेस दैन 1। क्लियर है चीज़, है ना। अब इसके बाद आज की क्लास का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस एंड देयर क्रिटिकल फिनोमेना, ठीक है ना। जब हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो हमने बोला कि गैसेस के पार्टिकल जो है वो फ्री मोशन में बहुत दूर दूर है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, और वो कंटिन्यूस रैंडम मोशन में है ना। अब अगर उस गैस को मुझे लिक्विड स्टेट में लाना है तो मेरे लिए कंडीशन ये जनरेट होती है कि मैं पार्टिकल्स को क्या कर दूँ, पास ले आऊँ। अगर मैं पार्टिकल को किसी भी तरीके से पास ले आता हूँ तो स्टेट जो है वो गैस से कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगी, लिक्विड में। और पार्टिकल को पास लाने के मेरे पास 3 तरीके हैं।
या तो मैं टेम्परेचर कम कर दूं, जब मैंने टेम्परेचर कम किया तो ऑब्वियसली है कि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि अभी हमने जब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा था तो लास्ट पॉइंट में यही बोला था कि काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर मैं टेम्परेचर को कम करता जाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, दैट मीन्स कि पार्टिकल जो है वो थोड़े पास आ गए तो स्टेट के आगे लिक्विड। दूसरी चीज़ है कि उसी टेम्परेचर की कंडीशन में मैं प्रेशर लगा दूँ, टेम्परेचर कम करने की बजाय मैं प्रेशर लगा दूँ तो प्रेशर की वजह से पार्टिकल क्या होंगे, पास आ जाएंगे और जो स्टेट है वो गैस से कन्वर्ट होकर के आ गई लिक्विड। और कुछ गैसेस के अंदर दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं कि मैं टेम्परेचर कम भी कर रहा हूँ ताकि काइनेटिक एनर्जी कम हो और साथ में प्रेशर भी लगा रहा हूँ ताकि पार्टिकल पास में आए। क्लियर है? तो अगर मुझे किसी भी गैस को लिक्विफाई करना है तो मैं उसको 3 तरीके से कर सकता हूँ, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, और बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, और तीसरा है बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर कम करें और प्रेशर को बढ़ा दें। ठीक है, अब ये जो एसेंशियल कंडीशंस हैं फॉर लिक्विफिकेशन, इसको स्टडी किया था थॉमस एंड्रीव ने 1869 में। ठीक है, द एसेंशियल कंडीशंस फॉर liquefaction of gases was studied by Thomas Andrew in 1869। ठीक है, और उसने क्या स्टडी किया, उसने स्टडी किया प्रेशर वॉल्यूम के रिलेशनशिप को। ही स्टडीड the pressure volume relationship in gaseous and liquid state for CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हुए उसने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी किया और क्या कंक्लूड किया। He concluded that there is a certain temperature above which a gas can't be liquefied। क्या कंक्लूड किया कि हर गैस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की वैल्यू है जिसके ऊपर फिर मैं गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकता। ठीक है, क्या मतलब निकला है ना। अच्छा, इसको एक बार और देख लें कि लिक्विफाई नहीं कर सकता, नो मैटर हाउ हाई प्रेशर मे बी अप्लाइड। ठीक है, तो हमने बोला कि मान लो मेरे पास एक गैस है ना, ये एक गैस हो गई और इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, मान लेते हैं कि वो टेम्परेचर है सपोज 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है। अगर ये गैस 80 डिग्री सेल्सियस तक रखी हुई है तो भी मैं प्रेशर लगाकर इसके पार्टिकल को पास ला सकता हूँ और मैं इसको बना सकता हूँ क्या, लिक्विड। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि अप टू दिस टेम्परेचर गैस कैन बी liquefied by increasing और applying pressure। अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ या अप्लाई करता हूँ तो इतने टेम्परेचर तक गैस को मैं क्या बना सकता हूँ, लिक्विड। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर 81 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया तो इस टेम्परेचर पे गैस कैन नॉट बी liquefied even at a very हाई प्रेशर। जैसे ही टेम्परेचर 80 से बढ़कर 81 हुआ, इस टेम्परेचर पे पहुंचने पर गैसेस को अब मैं लिक्विफाई नहीं कर सकता चाहे मैं कितना भी प्रेशर लगा लूँ। तो हर गैस के लिए टेम्परेचर की एक टॉप मोस्ट वैल्यू है
जिस वैल्यू तक आप उसको लिक्विफाई कर सकते हो बाय अप्लाइंग प्रेशर, लेकिन उस टेम्परेचर के बाद फिर आप उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। और थॉमस एंड्रयू ने इसी टेम्परेचर को क्या बोला, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, इस टेम्परेचर को क्या बोल दिया गया, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अपने पास 3 पॉइंट निकल कर आए। पहला क्या कि क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर above which a gas can't be liquefied, गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, हाउ एवर हाई प्रेशर मे बी, however high the pressure may be। ठीक है, हम प्रेशर को कितना भी बढ़ा लें, इस टेम्परेचर के बाद या इस टेम्परेचर से ऊपर हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। क्लियर है चीज़। दूसरा क्या निकल कर आया, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई the gases at critical temperature is called critical pressure। ठीक है, वो मिनिमम अमाउंट का प्रेशर जो रिक्वायर्ड है क्रिटिकल टेम्परेचर पे किसी गैस को लिक्विड बनाने के लिए, उसको हमने बोल दिया क्या, क्रिटिकल प्रेशर। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल हमने देखा था कि 80 डिग्री तक तो लिक्विड बन रही थी, लेकिन 81 के बाद वो लिक्विफाई नहीं हो रही है। तो ये जो टेम्परेचर था, ये टेम्परेचर मेरे लिए क्या हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर तक मैं लिक्विफाई कर सकता हूँ। तो इस टेम्परेचर पे जो मिनिमम प्रेशर लगेगा, जिसके लगने से वो लिक्विड बन जाए, उस मिनिमम प्रेशर को हमने क्या बोला, क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, और क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर पर जितना भी वॉल्यूम 1 मोल गैस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम क्रिटिकल वॉल्यूम बोल देते हैं। तो थर्ड हमारे पास क्या है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर 1 मोल गैस जितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, उसको हमने बोल दिया क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये हुआ हमारा लिक्वेशन ऑफ गैसेस एंड देयर क्रिटिकल फिनोमेना। क्लियर है चीज़। तो हमने आज 3-4 टॉपिक्स पढ़े। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा, उसके पॉस्टुलेट्स देख लिए, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस देख लिया हमने, जिसके अंदर हमने डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर देख लिया, मेजरमेंट ऑफ डिविएशन हमने देखा, लिक्वेशन ऑफ गैसेस हमने देखा, और क्रिटिकल फिनोमेना हमने देखे। क्लियर है चीज़। तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे डाल देना। ठीक है, अभी जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है, इसके ऐसे के ऐसे जो नोट्स होंगे, मैं वीडियो के एंड में वहाँ पर उसके फ़ोटोज़ डाल दूँगा, ताकि आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है चीज़। चलिए, थैंक यू।